हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्लास के लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में सारे क्वेश्चन जो कवर करेंगे अब वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है ज़्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। जी हाँ, यानी कौन सा पदार्थ है जो ज़्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वसा। चलिए, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। एलम, फिटकरी, चूना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी एलम तथा क्लोरीन का यानी क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। चलिए, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए करेक्ट कौन सा होगा। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। जी हाँ, यानी घुलित तथा और कौन सी होती है वो आपको बताने हैं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी, अघुलित या वाष्पित या द्रव्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अघुलित। यानी जल में जो 2 अशुद्धियाँ पाई जाती है, एक घुलित होता है तथा दूसरा क्या होता है, अघुलित। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह डैश हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, स्वच्छ, दूषित या खाने योग्य या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अगर भोजन को लापरवाही से हम लोग हस्तन यानी हाथ से उसको अगर क्या करेंगे, छुएंगे, टच करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, दूषित हो सकता है, गंदा हो सकता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह डैश चाहिए। जी हाँ, तो कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए हम लोग को सामग्री को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, खरखना चाहिए, पकाना चाहिए या सजाना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हम लोगों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ। जी हाँ, तो कब लागू हुआ था, 4 जून 1955 या 1 जून 1954 या 1 जून 1955 या 1 जून 1968। तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1 जून 1954 ईस्वी से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में खेसारी दाल मिलाई जाती है। जी हाँ, तो किस में मिलाई जाती है खेसारी दाल, मूंग दाल में, मसूर दाल में, अरहर दाल में या उड़द दाल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अरहर दाल में मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि दोनों का जो होता है यानी एक ही तरह दिखने का होता है, इसलिए खेसारी दाल को अरहर दाल में मिलाया जाता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है। जी हाँ, जो खाद्य पदार्थ है उसका मानक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी FPO। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 8 हम लोगों ने कर लिया, अच्छी तरीके से किया है, और आप लोग 9 का आंसर दीजिएगा सारे। दूध में मिलावट को परख करने के लिए यानी करने वाले यंत्र का नाम है। जी हाँ, यानी कौन सा यंत्र है जो दूध में मिलावट को यानी परख करता है, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या किलोमीटर। चलिए, तो आंसर दीजिए 9 का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लैक्टोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो दूध में मिलावट को यानी चेक करने के लिए। चलिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, तो किससे बचाना चाहिए, मक्खियों से, धूप से, हवा से या जल से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, मक्खियों से बचाना चाहिए। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 में सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। जी हाँ, यानी कौन सा पौष्टिक तत्व है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है वो विटामिन है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है। जी हाँ, यानी कौन से पोषक तत्व है जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 13 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आंसर दीजिए सारे एक साथ कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है ये। जी हाँ, यानी कौन सा सबसे अधिक उत्पादक यानी ऊर्जा का उत्पादक करता है, अनाज, दालें, सब्जियाँ या फल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अनाज ये क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे अब।
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। जी हाँ, नहीं कौन शरीर का आधारशिला कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है 15 में, वसा का स्रोत है। जी हाँ, नहीं वसा का स्रोत है, सोर्स है वो क्या है, तेल, घी या अनाज या दाल या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जी हाँ, नहीं जो हमें वसा प्राप्त होता है वो तेल और घी से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड यानी 2020 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट करते चलिएगा जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में, भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है, यानी कौन सा अवयव नहीं है भोज्य पदार्थों का। तो यहाँ पे आपका है प्रोटीन, विटामिन, वायु या डी में आपका है कार्बोज एवं खनिज लवण। तो यहाँ पे आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी वायु जो है ये पदार्थों का प्रमुख अवयव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे अब। जी हाँ, आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, हम लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, किस काल में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कौन से काल में, यानी बाल्य अवस्था में या किशोर अवस्था में या गर्भ अवस्था एवं धात्री अवस्था में या बुढ़ापा में। तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी गर्भ अवस्था एवं धात्री अवस्था में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो काफ़ी यानी ज़्यादा होती है। ये भी आपको यानी पिछले साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, सूर्य की रोशनी प्रदान करता है। तो सूर्य की रोशनी हमें क्या प्रदान करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ, यानी जो परिवार का दैनिक आहार है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। जी हाँ, यानी शरीर का जितना वजन है उसका कितना प्रतिशत भाग जल होता है, 50 से 60%, 60 से 70% या 70 से 75% या 80%। यहाँ पे आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 60 से 70%, यानी पूरे शरीर के वजन का यानी 60 से 70% जल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में, स्वच्छ जल होता है। जी हाँ, स्वच्छ जल कैसा होता है, रंगहीन या गंधहीन या कीटाणु रहित या उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या होता है, यानी स्वच्छ जल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। जो स्वच्छ जल होता है वो रंगहीन होता है, यानी उसमें रंग नहीं होता है और उसमें गंध भी नहीं होती है, और वो क्या होता है, कीटाणु रहित होता है, उसमें कोई कीटाणु नहीं होता है। ये भी आपको पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भ अवस्था में बढ़ जाती है। जी हाँ, यानी कौन सी चीज़ है जिसकी आवश्यकता गर्भ अवस्था में बढ़ जाती है, प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज लवण या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 22 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी गर्भ अवस्था के समय में प्रोटीन की भी आवश्यकता बढ़ जाती है, कैल्शियम की भी और खनिज लवण की भी। चलिए अगला 23 में, भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, तो भोजन को बचाना चाहिए किससे, यानी धूप से, मक्खियों से, हवा से या जल से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मक्खियों से भोजन को बचाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है 24 में, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। जी हाँ, तो क्या मिलाए जाते हैं, डंठल या कंकर पत्थर तथा मिट्टी या लोहे का चूर्ण या टेलकम पाउडर। तो यहाँ पे आप सबका बी हो जाएगा, यानी कंकर पत्थर तथा मिट्टी मिलाया जाता है। जी हाँ, आप कभी चावल या गेहूं खाए होंगे तो आपको मिला भी होगा कंकर पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन 25 में, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। जी यानी जो कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। यानी जो कैल्शियम जो होता है वो मांस से भी पाया जाता है, यानी मांस से भी प्राप्त कर सकते हैं, सब्जियों से भी, और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उससे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। जी हाँ, तो मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा प्राप्ति का, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है या विटामिन है। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऊर्जा प्राप्ति का मेन स्रोत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे आ चुका है। अत्यधिक वसा होने की अवस्था
कहलाती है। जी हाँ, यानी अगर शरीर में अत्यधिक वसा की मात्रा हो जाएगी तो वो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, दुबलापन, मधुमेह, ज्वर या मोटापा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटापा बोलेंगे। जी हाँ, यानी जिसको मोटापा की बीमारी होती है उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जी हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुंह में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमाशय का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, चलिए सारे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जल को विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, चीनी, क्लोरीन, फिनाइल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं, रोग रोधन क्षमता, या संक्रमण या सफाई या विसंक्रमण। तो यहाँ पे 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं, यानी जो माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी से बचने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है BCG, बी में आपका है DPT, सी में पोलियो और डी में आपका हो गया टिटनस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुकुर खांसी से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है, यानी बच्चों को DPT, BCG या पोलियो या MMR। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी BCG का टीका लगाया जाता है। ये आपका यानी BM एग्जाम के 2020 में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा करेक्ट होगा। DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है। तो DPT का पहला टीका जो लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है, यानी 1 माह की आयु में, या 2 माह की आयु में, 3 माह की आयु में, या 4 माह की आयु में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 माह की आयु के अंदर ही DPT का टीका लगाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, नमी के कारण होता है। तो क्या होता है, रक्त अल्पता या रिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी नमी के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा 5 का। बच्चों में विकलांगता के कारण हैं, तो कौन से कारण है विकलांगता के, वंशानुक्रम या माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार या जन्म के समय चोट लगना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी कारण क्या है, यानी बच्चों की विकलांगता होने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, बलबलाना प्रक्रिया है, यानी भाषा विकास का या सामाजिक विकास का या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भाषा विकास का ये क्या है, प्रक्रिया है, कौन, बलबलाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट में आंसर दीजिए, 7 का कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, आर्थिक अक्षमता या शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता या सामाजिक अक्षमता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी एक करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक अक्षमता यानी विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, कौन सा करेक्ट होगा 8 का। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, प्रतिकारक या इनोकुलेशन या रोग निरोधी क्षमता या उपचार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, यानी रोग निरोधी क्षमता कहते हैं व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, सारे बच्चे कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। तो कौन सा डिजीज नहीं है, खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या अतिसार। तो यहाँ पे आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी अतिसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। तो किस रोग से, यानी उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने आना शुरू हो जाता है, तपेदिक,
टेटनस, खसरा या गलघोंट। तो यहाँ पे आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी खसरा रोग से क्या होता है, यानी उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने आना शुरू हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो सारे बच्चे, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है। तो कब प्रकोप होता है अतिसार का, यानी डायरिया का, शीतकालीन में या गर्मी तथा बरसात में या वसंत ऋतु में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी गर्मी तथा बरसात के मौसम में अतिसार यानी डायरिया काफ़ी, उसका होने का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा 12 का कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है। किससे, परिवार नियोजन से, छोटे परिवार से, जनसंख्या की स्थिति से या सभी परिवारों के लिए। तो यहाँ पे आपका 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जनसंख्या की स्थिति से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग, कोटिने बैक्टीरियम डिप्थीरिये नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है। तो कौन सा रोग फैलता है, खसरा, गला घोंटू, हैजा या पेचिस। तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी कोटिने बैक्टीरियम डिप्थीरिये से गला घोंटू रोग फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए, तले भोज्य पदार्थ, नींबू पानी, उबला पानी या खिचड़ी। तो यहाँ पे आपका 14 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तले भोज्य पदार्थ। जी हाँ, यानी अतिसार अगर होगा तो उसमें तले भोज्य पदार्थ को यानी नहीं खाना होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए सभी आंसर दीजिए 15 का। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो किस चीज़ से हम लोग निष्क्रिय कर सकते हैं जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं, उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा या उपयुक्त सभी। यहाँ पे 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा हम लोग जो अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको हम लोग निष्क्रिय कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो आंसर दीजिए 16 का कौन सा करेक्ट होगा। बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है। तो कितने तापक्रम पर वो निष्क्रिय हो जाता है बैक्टीरिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं, यानी निष्क्रिय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्या है 17 में, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। तो किसके संदूषण से होती है, जल, भोजन, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी जल तथा भोजन। चलिए क्वेश्चन आपको BSEB 2018 में पूछ चुका है सेट ए में, और ये BM 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन में 18 में, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। तो किसके लिए गंभीर है, माता के लिए, बच्चों के लिए या दोनों के लिए या दोनों के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों के लिए जो प्रसवोपरांत है ये अवधि काफ़ी गंभीर है, यानी माता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। देखिए क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2018 के सेट ए में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कवर करते चलिएगा। चलिए और अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो कौन सा देखभाल नहीं है, प्रत्यक्ष, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता या विश्राम एवं निद्रा या उत्तम पोषण आहार। तो यहाँ पे 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी स्तनपान ये क्या है, यानी माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, यानी किसके दौरान, यानी प्रसवोपरांत अवधि के दौरान। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिए, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो क्या है, बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल या सिर्फ माँ का दूध देना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये सारा यानी क्या है,
बच्चे की भी देखभाल के अंतर्गत आता है, यानी शुरू के कुछ दिनों में। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2018 के सेट में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा टीका नहीं है जो 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? BCG, OPV या DTP या हेपेटाइटिस बी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? अंड ग्रंथि कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? विरेचन को या शिश्न को या शुक्राशय को या अधिविरेचन को? तो यहाँ पे 22 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी अधिविरेचन को क्या कहा जाता है? अंड ग्रंथि कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको BM 2020 में आ चुका है, BM के एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? अगर निजी स्वच्छता नहीं होगी तो उससे कौन सी बीमारी होगी? डायरिया, फाइलेरिया, हृदय रोग या मधुमेह? तो यहाँ पे आपका 23 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्या होगा? डायरिया होगा, अगर अपना स्वच्छता यानी निजी स्वच्छता आप नहीं करेंगे तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो आंसर दीजिए 24 का कौन सा करेक्ट होगा? शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो किस उद्देश्य से हम लोग शौचालय का निर्माण करते हैं? लोगों की सुविधा प्रदान करना या प्रतिष्ठा प्रदान करना या मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं? शौचालय का निर्माण करते हैं, इसी उद्देश्य से। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 2020 BM के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो आंसर दीजिए सारे बच्चे। इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? तो वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होता है? मधुमेह, अस्थमा, टाइफाइड या पीलिया? तो यहाँ पे 25 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थमा जो बीमारी होता है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। ये भी आपको BM के एग्जाम में 2020 में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लें हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 26 में? यानी गोल कृमि, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, तो गोल कृमि रोग किसके कारण होता है? तो बताइए सारे। मिट्टी, फल, सब्जी या अनाज? तो यहाँ पे 26 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? यानी गोल कृमि राउंड वॉर्म होता है। ये भी आपको BM एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो आंसर दीजिए 27 का। गर्भ अवस्था का लक्षण है, तो कौन सा लक्षण है? प्रातःकाल जीभ मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग होना, माहवारी का बंद होना या इनमें से सभी? तो यहाँ पे 27 का आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो गर्भ अवस्था है उसके लक्षण क्या है? यानी प्रातःकाल जीभ मिचलाना या बार बार मूत्र त्याग होना या माहवारी का बंद हो जाना, ये तीनों क्या है? गर्भ अवस्था के लक्षण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, तो कितना वेट होता है, कितना वजन होता है? 2 से 2.5 किलो, 3 से 3.5 किलो, 4 से 4.5 किलो या 5 से 5.5 किलो? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 से 2.5 किलो नवजात शिशु का वजन होता है, यानी जन्म के समय। ये भी आपको 2020 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन 29 में? निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो क्या पिलाया जाता है? ORS घोल या उबला पानी या चाय या नींबू पानी? तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ORS का घोल पिलाया जाता है जब निर्जलीकरण होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जाम में यानी BM के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आप 12th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप इस चैनल से यानी सारे सब्जेक्ट की क्लास कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में चेक कर लेना है। सारे चीज़ की क्लास होती है, सारे सब्जेक्ट की क्लास होती है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।